जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम डिस्कस करते हैं आपके साथ सीटेट पेपर के लिए जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, आपका बाल विकास सीडीपी बोलते हैं जिसको, उसके संबंधित यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर विस्तृत व्याख्या के साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। हमारी ये क्लास साथियों डेली होती है, आप डेली इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपको सीटेट में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? भाई जो बच्चा जन्म लेता है जब से लेकर के किशोरावस्था अवस्था जो होती है उस तक जो बच्चे का विकास होता है वो किस क्रम में होता है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए अमूर्त, संवेदिक, मूर्त। बी संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। सी मूर्त, अमूर्त या संवेदिक। या डी अमूर्त, मूर्त और संवेदिक। तो देखिए भाई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो बच्चे का विकास होता है वो होता है आपका, सबसे पहले आती है आपकी संवेदिक अवस्था, 0 से 2 चलती है ना। मूर्त अवस्था आती है, ये आपकी 7 से 11 चलती है। और अमूर्त आती है वो आपकी 11 प्लस, ये आपके जीन प्याजे के अनुसार है। भाई यहाँ पर उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली आपकी संवेदिक आमक, दूसरी प्राक संक्रियात्मक आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं वो यहाँ पर दी नहीं है, तो हमें तो क्रम से बताना था। भाई वो नहीं है तो उसके बाद क्या आती है? मूर्त अवस्था। और उसके बाद क्या आती है? अमूर्त अवस्था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वायगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है? भाई जो इसके फोल्डिंग होती है उसका अर्थ क्या होता है आखिर? ऑप्शन ए ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो कठिन है। बी सहायता के स्तर को बदलना। सी अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। या डी बच्चों के जेड पीढ़ी को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो देखिए भाई जो इसके फोल्डिंग शब्द होता है इसका अर्थ होता है कि भाई अपने से जो अधिक निपुण साथी होते हैं या एक शिक्षक होते हैं उनका आप उपयोग करें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भाई इसके फोल्डिंग कौन देगा? भाई जो आपसे नॉलेज में अच्छा हो, मोर नॉलेजेबल अदर, एक तरह से कॉन्सेप्ट है मैं जो आपका वाइगोस्की का, भाई आपसे जो ज़्यादा जानता हो वही तो आपको इसको इसके फोल्डिंग का मतलब होता है आपको सहारा देना। पाड़, ढांचा, मचान ये बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का प्रत्यय किसको प्रभाव लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो चलिए भाई ऑप्शन आपके ए आरोग्य बालकों को, बी मदरसा व मकतबों को, सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, या डी अन्य पिछड़े वर्गों को। तो देखिए भाई पाठ्यक्रम में जो लचीलेपन का प्रत्यय होता है वो लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था आरोग्य बालकों। किसको भाई? आरोग्य बालकों को। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये आपका भाई एस्टेट का क्वेश्चन है, एस्टेट में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। जो आपका एनसीएफ 2005 है उसने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? ऑप्शन ए मानवतावाद, बी व्यवहारवाद, सी रचनावाद, या डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आपका रचनावाद, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है आपकी रचनावाद से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको एनसीएफ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 2009, बी 2010, सी 2005, या डी 2001। तो भाई देखिए जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, जो आपकी आरटीई 2009 बोलते हैं इसको, आरटी एक्ट 2009, ये आपका प्रभावी हुआ था आपका 2010 से, यानी 1 अप्रैल 2010 को ये आपका लागू हुआ था। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? भाई आपकी जो एनईपी 2020 है ये किस पर जोर देती है भाई, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके ए पाठ्यचर्या का लचीलापन, बी पाठ्यचर्या का मानकीकरण, सी पाठ्यचर्या का गैर संदर्भीकरण, या डी पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो एनईपी 2020 आपकी वो जोर देती है आपका पाठ्यचर्या का लचीलापन पर, कि जो पाठ्यचर्या है वो लचीली होनी चाहिए, बच्चे के आवश्यकता अनुसार उसको
चेंज करा जा सके, उसमें लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगर साथियों आपको एनईपी 2020 आपको डिटेल में पढ़नी है तो उसकी भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आसान भाषा में एनईपी 2020 को समझाया गया है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया है। भाई जो समानता के लिए शिक्षा है इसकी संकल्पना पर किसने बल दिया है? ऑप्शन ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी कोठारी आयोग या डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो साथियों जो समानता के लिए शिक्षा है वो उसकी संकल्पना दी थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, यानी एनपीई बोला जाता है उसको, एनपीई 1900 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एनपीई 1986 ने जो संकल्पना पर बल दिया था कि समानता के लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। ऑप्शन ए 90 से 109, बी 80 से 89, सी 70 से 79 या डी 110 से 114। तो देखिए साथियों जो औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उनका स्तर होता है आपका 90 से लेकर के 109। कितना होता है? 90 से 109 या 110 भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो ये आपका होता है जो औसत बुद्धि बच्चे वाले होते हैं, औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं, यानी एवरेज जो बुद्धि होती है जिनकी, उनका। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस आधार पर एरिक्सन की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है? जो आपका एरिक्सन था उसने जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था तो उसकी अवस्थाएं किस आधार पर वर्गीकृत हैं? ऑप्शन ए तर्क के तरीके, बी रक्षात्मक प्रतिक्रिया, सी सामाजिक संघर्ष का समाधान या डी जैविक आवश्यकताएं। तो देखिए भाई एरिक एरिक्सन की जो आवश्यकता अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण किया गया आपका सामाजिक संघर्ष का समाधान से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। भाई जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो 2 साल के अंत तक पहुँचते पहुँचते उसका जो शब्द भंडार होता है, उसकी जो बोलने के शब्द होते हैं उसके पास, वो कितना हो जाता है? ऑप्शन ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द या डी 10 शब्द। तो देखिए वो हो जाते हैं आपके 100 शब्द। कितने हो जाते हैं भाई? वो 100 शब्द हो जाते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। भाई 100 शब्द का भंडार कर लेता है बच्चा। चलिए 11वां क्वेश्चन, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? भाई कोई एक नवीन परिस्थिति है उसमें दूसरों की तुलना में वो अधिक अपसारी चिंतन करता है, तो उसकी बुद्धि का वर्गीकरण क्या होगा? ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बी व्यवहारिक बुद्धि, सी सृजनात्मक बुद्धि या डी प्रकृतिवादी बुद्धि। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या है आपका अपसारी चिंतन है ना, वही अधिक अपसारी चिंतन करता है। तो अपसारी चिंतन क्या होता है, किससे संबंधित होता है? वो होता है आपका सृजनात्मकता से संबंधित। किससे संबंधित होता है फ्रेंड्स? वो आपका सृजनात्मकता से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? भाई शिक्षकों को जो बच्चों की जटिल अवधारणाएं होती हैं उनको सहज करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं? ऑप्शन ए बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बी अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, सी एक व्याख्यान दे करके या डी प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो देखिए भाई जो जटिल अवधारणा है उनकी समझ को विकसित करना है शिक्षक को, तो वो कर सकता है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। क्या भाई? अन्वेषण मतलब खोज और परिचर्चा आपस में चर्चा के जो अवसर होते हैं उनको उपलब्ध करके वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सृजनात्मक चिंतन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। भाई सृजनात्मक चिंतन की एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन और अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, प्रयास करता रहता है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, बी उद्भवन, सी प्रदीप्ति या डी सत्यापन। तो साथियों वो कहलाती है आपकी उद्भवन। क्या कहलाती है भाई? ऑप्शन नंबर बी उद्भवन कहलाती है। उसको क्या कहा जाता है भाई? उद्भवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। भाई रक्षा तंत्र जो है वो बहुत सहायता करता है कब, किससे? ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में या डी अजनबियों से निपटने में। तो देखिए भाई आपका जो रक्षा तंत्र होता है वो आपका दबाव से निपटने में बिल्कुल बहुत सहायता करता है।
ठीक है भाई, आपके दबाव से जो दबाव होता है उससे निपटने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई अधिगम की अवधारणा के लिए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन ए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। बी, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। बी, ऑप्शन सी, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। या ऑप्शन डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो देखिए भाई, अधिगम की अवधारणा के लिए इसमें से कथन गलत कथन पूछा है। तो गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी कि अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है भाई, अधिगम आपकी जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, अधिगम आपको अर्जित करना होता है। ठीक है, जन्मजात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। भाई जो आपका संकेत अधिगम है उसमें क्या सीखा जाता है? ऑप्शन ए, मनोविज्ञान। बी, पारस्परिक अनुकूलन। सी, वातावरण। या डी, मनोदैहिक। तो देखिए भाई, उसमें सीखा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक अनुकूलन। क्या भाई? पारस्परिक अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है भाई। ठीक है साथियों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? भाई इनमें से ऐसी कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिससे सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। बी, निर्देश एवं संचालन। सी, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। या डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपसे मुख्य प्रक्रिया नहीं पूछा था, तो नहीं आपका जो नेगेटिव चीज है कौन सी है भाई? कंठस्थीकरण और स्मरण। याद रखना, रटना। तो ये आपकी नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव प्रक्रिया होती हैं, तो यही नहीं होगी आपकी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित पर किया। भाई जो स्किनर था उसने अपना जो अध्ययन था वो किस पर किया था? ऑप्शन ए, चूहों पर। बी, कबूतरों पर। सी, कुत्तों पर। या डी, ए और बी दोनों पर। तो देखिए जो स्किनर था उसने क्या करा था? चूहों पर भी प्रयोग किया था और कबूतर पर भी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चूहे और कबूतर दोनों पर किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है, ऑप्शन डी। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डैश डैश। ऑप्शन ए, परस्परता कहते हैं। बी, रचनात्मकता कहते हैं। सी, गतिशीलता कहते हैं। या डी, संगति कहते हैं। तो देखिए भाई, कोर्ट लेविन के अनुसार जो समूह में परिवर्तन होते हैं उनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता। क्या कहा जाता है भाई? उनको गतिशीलता कहा जाता है। गतिशीलता कहा जाता है। जो आपके समूह में परिवर्तन होते हैं उनको गतिशीलता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। और कोर्ट लेविन ने आपका क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गतिविधि आधारित शिक्षण डैश डैश पर बल देता है। भाई जो आपका गतिविधि आधारित शिक्षण होता है वो किस पर बल देता है? ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। बी, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने। सी, खेलने। या डी, अनुशासित कथा। तो जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है वो बल देता है आपका सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, कि भाई सभी बच्चे एक्टिव रूप से भागीदार बने, पार्टिसिपेट करें उसमें। तो वो होता है आपका गतिविधि आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।